let's go ahead with the first chapter of social science, heritage of India, and this is the sixth part. In the previous chapter, in the previous part, we have seen the heritage of India had two parts: natural heritage and cultural heritage. So we had seen the natural heritage. Now let's start cultural heritage of India, right? So this is cultural heritage of India. The first paragraph you can see, India has gifted to the world a diverse and rich heritage. Friends, this is very important part of this chapter. हालांकि इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि दूसरे पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है. ईच एंड एवरी लाइन गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, राइट? सो इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक से और टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ. वरना हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसके पॉइंट वाइज क्वेश्चंस निकल के या पॉइंट्स बना के भी हम कर सकते थे, लेकिन उसमें कुछ रह ना जाए इसलिए हम टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन से लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं. तो इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज. भारत ने एक पूरी दुनिया को समृद्ध और वैविध्यपूर्ण विरासत दिया है, राइट? तो भारत ने पूरे विश्व को एक समृद्ध यानी रिच और डाइवर्स यानी विविधता से भरा हुआ एक भेंट है, एक गिफ्ट है, वो दिया है. भारत ने पूरी दुनिया को एक समृद्ध और विविधता से भरा हुआ हेरिटेज यानी विरासत दिया है पूरे विश्व को. कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज. हमने आगे देखा था कि नेचुरल हेरिटेज में हमने देखा था कि जो भी चीज़ें नेचर ने हमको दी है नेचुरली हमारे पास जो है, राइट? जैसे लैंड है, रिवर्स है, ओशंस, फॉरेस्ट, राइट, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब जो नेचर ने हमको अपने आप हमको मिला हुआ है, नेचर ने हमको दिया है, वो नेचुरल हेरिटेज है. इसलिए वो मैनमेड नहीं बोल सकते हैं, दैट हैज़ बीन गिफ्टेड बाय द नेचर. लेकिन कल्चरल हेरिटेज है वो मैनमेड हेरिटेज है. तो कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैनमेड हेरिटेज. वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विथ हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड heritage, is called cultural heritage. So students, here is the definition of cultural heritage. ये 1 मार्क में डेफिनेशन में आ सकता है. व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज? वॉट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स, इंसानों के द्वारा जो भी प्राप्त किया गया है या सर्जन किया गया है, विथ हिज टैक्ट यानी उसके कौशल्य के द्वारा, उसके आर्ट के द्वारा, इंसान के आर्ट या कौशल्य के द्वारा, विजडम समझदारी से, आर्ट एंड स्किल, राइट? टैक्ट का मतलब एक स्किल ही होता है. उसकी कला के द्वारा, उसके कौशल्य से, इंसान ने अपने समझदारी से, अपनी कला से, अपने कौशल्य से जो भी क्रिएट किया है उसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज. स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियंस, तुर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एट्सेट्रा कास्ट एंड ट्राइब्स हैव कम टू इंडिया. अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये केम है तो उसको कम कर देना है, हैव कम टू इंडिया. तो अलग अलग जाति, आर्यन से शुरू करके क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, तुर्क्स, अरब, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, अलग अलग जाति, अलग अलग जो धर्म के या अलग अलग जाति के लोग भारत में आए और यहाँ पे वो लोग भारतीय बन गए. इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज़ बिकम रिच. और भारत की जो संस्कृति है फ्रॉम द एक्सचेंज, और भारत की संस्कृति में ये जो बाहर से आए हुए लोगों की संस्कृति के साथ भारत की संस्कृति का जो आदान प्रदान हुआ, इसके दौरान और उसके बीच में भारत की संस्कृति जो है वो बहुत ही समृद्ध बन गई, राइट? तो कोई पूछ सकता है कि वाई हैज़ इंडियन कल्चर बिकम वेरी रिच. तो इसमें से भी आंसर लिख सकते हो, राइट? कि स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, तुर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एट्सेट्रा कास्ट एंड ट्राइब्स हैव कम टू इंडिया, एंड इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस. और इन सब चीज़ों के बीच में भारत की संस्कृति ने जो आदान प्रदान किया अपनी संस्कृति का दूसरे संस्कृति के साथ, उसकी वजह से इंडिया का कल्चर है वो समृद्ध हुआ. ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर ये बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा और भी ऐड किया जाएगा, पीछे जो ट्राइब्स आएगी उसमें से ऐड करना पड़ेगा. लेकिन 1 या 2 मार्क्स में है तो हम यहाँ से भी आंसर थोड़ा ले सकते हैं, राइट?
द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड पैराग्राफ में शुरू हो रहा है ये, राइट। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड, भारत के लोग जो है वो प्री हिस्टोरिक समय से। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब एक ऐसा समय जब लेखन शैली शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले का वक्त, उसके पहले का पीरियड, राइट। द एज और द पीरियड बिफोर विच द राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिससे पहले जो राइटिंग की कला है, राइटिंग का कौशल्य है, वो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। मतलब कि लेखन शैली शुरू हुई उससे पहले का जो वक्त है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही भारत के लोग जो है उन्होंने योगदान दिया है, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया है टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के लोगों को भारत के लोगों ने बहुत योगदान दिया है प्री हिस्टोरिक से समय से। तो प्री हिस्टोरिक का पीरियड समझा दिया मैंने, करीब करीब 6000 साल पहले की बात है ये। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर्स ओल्ड। अब हमारा जो आर्ट है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का, वो 5000 साल पुराना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो नए वर्ड्स जो है वो सीखने हैं। एक है आर्किटेक्चर और दूसरा है स्कल्पचर। आर्किटेक्चर जो है इट इज़ द आर्ट ऑफ बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन करने की एक आर्ट है, राइट। और स्कल्पचर जो है ये दिस इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स और स्टैच्यूज़। ये एक आर्ट है जिसमें आप स्टैच्यूज़ बनाते हो या तो कोई आइडल्स बनाते हो, मूर्तियाँ बनाते हो, उसको बोलते हैं स्कल्पचर। तो मैंने दोनों की डेफिनेशंस आपके लिए पहले से ही यहाँ पे बना के रखी है, वो हम देख लेते हैं तो आपको वो याद भी रहे। तो आर्किटेक्चर, द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, स्थापत्य कला जिसको बोलते हैं, राइट। सो ये जो पहला है बिल्डिंग के बाद जो कंस्ट्रक्ट करने की आर्ट है उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। टेम्पल्स, पैलेसेस, मॉस्क्यूज, पिलर्स, केव्स, स्तूपास। स्तूपास की जगह पर स्तूपास, ये आपको समझ लेना है, मैं अभी करेक्शन कर भी देता हूँ उसका, राइट। सो ये स्तूपास आएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है हियर, इट इज स्तूपास। सो ये एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर के। मंदिर है, महल है, मस्जिद है, मस्जिद यानी मस्जिद है, पिलर, केव्स, गुफाएं, स्तूपास। स्तूपा भी मैं आगे समझाऊंगा आपको, ये बुद्धिस्ट एक होली प्लेस होता है। और उसके बाद है स्कल्पचर। स्कल्पचर शिल्पकला या मूर्तिकला, द आर्ट ऑफ मेकिंग एन आइडल, अ स्टैच्यू और एन इमेज आउट ऑफ स्टोन, रॉक, मेटल, वुड एक्सेट्रा। पत्थर में से, खड़क में से, कोई मेटल में या तो फिर वुड के अंदर कोई मूर्ति या स्टैच्यू बनाने की कला को बोलते हैं स्कल्पचर, राइट। तो ये दो वर्ड्स नए आए और ये वर्ड्स बार बार आएंगे, इसलिए मैंने उसको डेफिनेशन के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, राइट। तो भारत के लोग हैं, उसकी जो कला है इंडिया की आर्किटेक्चर और स्कल्पचर की, वो 5000 साल पुरानी है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। अब हमारी संस्कृति इंडस वैली सिविलाइजेशन संस्कृति है, हम आगे भी बात कर चुके हैं उसकी। सिंधु नदी के किनारे पे जो फ्लरिश हुई, राइट, वो संस्कृति है। तो द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। तो सिंधु नदी के किनारे पे हमारी जो हमारे जो रिमेन्स है, अवशेष है, वो उसका एविडेंस है, प्रूफ है कि हमारा जो आर्ट है आर्किटेक्चर का और स्कल्पचर का, वो कितना महान है, राइट। तो हमारे जो रिमेन्स देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, राइट, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, ये रहा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्ट और आर्किटेक्चर में हम देख सकते हैं। ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त पे जिस तरह से कैसा हमारे नगर की रचना थी, ये ग्रेट बात है, जो मिडल में दिया गया है वो ग्रेट बात है, राइट। तो कोई भी ऐसे समारोह पे वक्त शायद से यहाँ पे नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, और आगे पीछे आप नगर की रचना देख सकते हो, ये ग्रेट बात है। एक्चुअली ये मिडल में दिखता है थोड़ा बड़े से, और ये पूरे नगर की रचना है। और ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त में ये जो डांसिंग गर्ल थी, उसकी एक आइडल भी वहाँ पे मिली थी, राइट। जो स्कल्पचर है वो भी देख सकते हैं हम, ये जो दोनों है वो स्कल्पचर। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नगर रचना है वो कुछ ऐसा, इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर जो है वो समृद्ध था, इस तरह से फैला हुआ है, राइट। ओके, सो here we go. The remains of Indus Valley civilization is an evidence of this. On seeing the remains of the figures of gods and goddesses,
अगर हम प्राचीन समय में जो भी रिमेन्स मिले हैं हमको, गॉड्स एंड गॉडेसेस के, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज एज वेल एज स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन एंड द स्टैच्यू ऑफ अ डांसर, वन फील सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड इन आवर कल्चरल हेरिटेज ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। अगर हम देवी देवताओं के रिमेन्स देखें, कुछ स्टैच्यूज मिले, आइडल्स मिले देवी देवताओं के, ह्यूमंस के भी मिले, बाजू में बियर्डेड मैन का आपको स्कल्पचर भी दिखता है, राइट। कुछ एनिमल्स के भी स्कल्पचर मिले, कुछ एनिमल के इस तरह से स्कल्पचर मिले, तो पता चला कि ऐसे एनिमल्स को वो टेम करते होंगे, ऐसे एनिमल्स थे उस वक्त पे। सेवरल टॉयज, कुछ खिलौने उस वक्त पे जो मिले, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त पे जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोदकाम किया और वहाँ से ये जो रिमेन्स मिले, इससे पता चलता है कि प्राचीन समय से हमारा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर कितना समृद्ध था। और इसके लिए वन फील सेल्फ एस्टीम्ड, कोई भी इंसान है वो सेल्फ एस्टीम्ड महसूस करता है। सेल्फ एस्टीम यानी कि गर्व, एक सम्मान की भावना, और प्राइड यानी गर्व, सम्मान और गर्व की भावना जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए, हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमें गर्व की एक अनुभूति होती है, राइट। तो बियर्डेड मैन का पिक्चर आप देख सकते हो, और दूसरे जो मिले, राइट, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमने डांसिंग गर्ल का मैंने ये दिखा, ये रहा, ये डांसिंग गर्ल है, राइट, ये रिमेन्स मिला था। उसके बाद ये जो है गॉड्स एंड गॉडेसेस में से, जैसे कि ये स्कल्पचर मिला गॉड का, राइट। फिर ये एनिमल्स के जो स्कल्पचर इस तरह से उन्होंने बनाए हुए थे। ये खिलौने, टॉयस, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त पे जिस तरह से टॉयस मिले आर्कियोलॉजिस्ट को खोदकाम करते वक्त, वो है, राइट। सो दिस शोज दैट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज रीच फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से ही हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही समृद्ध था, राइट। सो वी हैव डन 2 पैराग्राफ्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, राइट। और उसमें मैंने कुछ 2 डेफिनेशंस भी आपको दी, और ये जो मैंने पिक्चर्स दिखाए वो आपको समझ लेने हैं, और ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ आपको सही तरीके से प्रिपेयर कर देने हैं, राइट। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम बाकी की जो 3rd एंड 4th पैराग्राफ है वो नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं, राइट। ओके।